मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने बहुत सारे सब्सटेंस रखे और उनकी जो मैग्नेटिक बिहेवियर था उनके हिसाब से उनकी बिहेवियर को चेक किया। तो जरा ध्यान से समझिएगा किस प्रकार के मटेरियल हमको मिले और उनमें कौन कौन सी चीजें हमको दिखी, जरा सावधान। उस आधार पे हमने मटेरियल को वैसे तो 5 भागों में बांटा है, लेकिन जनरली 3 भागों में बांटा। एक था डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। ये मटेरियल को हमने, ये जो मटेरियल रखा था हमने मटेरियल, इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला था डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बताया था हमने? अब इसके बारे में हम ज्यादा बता नहीं रहे हैं क्योंकि हम बता चुके हैं। देखिए जरा ध्यान से सोचिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड था, किसी मैग्नेट ने क्रिएट किया होगा। इसके अंदर हमने एक सब्सटेंस रखा, हमको नहीं मालूम था ये कैसा बिहेव करेगा। हमने इसके अंदर एक सब्सटेंस इस प्रकार से रखा, इस प्रकार से रखा। अब बताइए इस सब्सटेंस के अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है? इस सब्सटेंस के अंदर से कितनी लाइंस पास हो रही है? 3 3 पास हो रही हैं। लेकिन हमने देखा कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस थी इससे पास हो रही थी, ये बाहर से जाना शुरू हो गई, इसके अंदर नहीं गई। और ये जो लाइंस थी ये भी बाहर से जाना शुरू हो गई। इस सब्सटेंस ने क्या किया? इस सब्सटेंस ने जो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस थी उसको अपोज करना शुरू कर दिया, यानी कि उसको बाहर कर दिया, यानी कि उसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। समझ में आ गई बात? एग्जांपल्स है बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एट एसटीपी। बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं, दो चार एग्जांपल याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये सब्सटेंस ऐसा बिहेव क्यों करने लगे? ये तो खैर नेचर में होता है कि क्यों करना शुरू कर दिया, जरा समझिएगा। देखा है गया कि इस प्रकार के सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इन पेयर थे। हमने बताया भी था कि एक तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा है आपने, दूसरा क्या था? एजीमुथल, स्पिन, मैग्नेटिक, बहुत सारे 4 क्वांटम नंबर पढ़े ना आपने। यस सर। तो अब उसमें देखा गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हमेशा पेयर में रहते थे। पेयर में इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा कैसा होता है? अपोजिट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पिन कर रहा था उसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर की ओर हो रहा था, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मोमेंट कर रहा था, उस ऐसे स्पिन कर रहा था, उसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ कर रहा था। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 0। यानी डायोमैग्नेटिक सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। समझ में आ रही बात सबको? एक एक पॉइंट समझिएगा, टफ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा आपको, लेकिन थोड़ा समझा रहे हैं। तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, नेचर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी नेचर में आप चेंज करेंगे उस चेंज को वो अपोज करेगा। ये नेचर की प्रॉपर्टी है, ये आपकी भी प्रॉपर्टी है कि नहीं है? अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी सोना शुरू कर दिए होंगे बहुत लोग, आधी आधी नींद आ रही होगी। आ रही कुछ लोगों को नींद? अरे आ रही नहीं आ रही है? नहीं सर, मैं तो बहुत फ्रेश हूँ। अच्छा, हम क्या तो नींद में लग रहे हैं तुम? नहीं, जनरल होता ही नहीं होता है कि अगर बहुत सीरियस आप पढ़ाइए तो तो अगर सामने। कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो फिर नींद आ जाती है कभी कभी। अच्छा भाई साहब, मस्का लगा रहे हो? नहीं सर, आपकी क्लास में नींद नहीं आती है सर। अच्छा, मतलब हम जोकर हैं? नहीं सर मतलब स्कूल की क्लासेस में बहुत नींद आती है सर, आपकी क्लास में नींद नहीं आती सर। सर मुझे तो किसी भी क्लास में नींद नहीं आती। तो तुम नींद की दवाई खाया करोगे, नींद आनी जरूरी है। अगर नींद नहीं आती तो बेकार आदमी है, नींद आनी चाहिए। खैर छोड़िए। यानी कि नेचर का काम क्या होता है कि वो हमेशा इसको अपोज करता है। जरा समझिएगा, अगर मैं इसको मैग्नेटिक, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड चाहता क्या है कि हमारी डायरेक्शन में आप मैग्नेटाइज हो जाइए, हमारी डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर लीजिए। उसको अपोज करना है। इसको कैसे अपोज करेगा? तो जो इसकी डायरेक्शन में जा रहा होगा वो अपने आप को स्लो कर लेगा,
और जो अपोजिट है, जरा मान लीजिए, माने अपोजिट वाला कुछ चेंज नहीं कर रहा, अपोजिट ऑलरेडी अपोजिशन में, वो कह रहा ठीक है हम तो ऑलरेडी अपोजिशन में, हम काहे को कुछ चेंज करें। तो अब बताओ, ये वाला इसमें अपने आप को स्लो कर लिया, तो क्या अब ये जो ये पहले वाला स्लो हो गया है, ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर पाएगा? फिर समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था, आप ऐसे समझिएगा, ये ऐसे स्पिन कर रहे हैं, मैं तो ऐसे दिखा रहा हूं, और इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट था। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m था, इसका भी m था, दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। यस सर। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये ऐसे नहीं दिखा रहे, ये स्पिन कर रहे हैं, ऐसे ऑर्बिटल मोशन भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पिन कैसे दिखाएं, मैंने ऐसे दिखा दिया आपको। जब मैंने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था, वो क्या करेगा, हम तो ना जाइए, वो अपोज करेगा ना उसको, तो अपने आप को स्लो करेगा, फास्ट करेगा, ये अपने आप को क्या करेगा, स्लो करेगा। तो हमने मान लिया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट m माइनस डेल्टा m हो गया, यानी डेल्टा m कम हो गया, और ये क्या करेगा, इसको भी तो हम कह रहे हैं भाई साहब हमारे साथ चलो, ये अपोज करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा, ये अपने मैग्नेटिक मोमेंट को फास्ट कर लेगा। अब बताओ, इन दोनों की वैल्यू क्या एक दूसरे को कैंसिल कर रही है? अगर जनरली हम देखें, दोनों का चेंज निकालें, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट, तो 2 डेल्टा m आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 हुआ, नहीं हुआ, पहले में 0 हो गया था जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक नहीं लगाया था, तो 0 नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि हमने देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इस प्रकार के सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होता। ठीक है, अब बताओ, अपोजिट वाला मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या डायरेक्शन वाला ज्यादा है? अपोजिट वाला ज्यादा है या डायरेक्शन वाला ज्यादा है? अपोजिट वाला ज्यादा है, जो अपोजिट जा रहा है, यानी कि ये जो सब्सटेंस किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फीवली मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब क्योंकि थोड़ी वैल्यू ये भी है ना, तो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि व्हेन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपोज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो अपोजिशन कैसे करेंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक मोमेंट बना लेते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गई बात? किताब में सबको लिखा, मैं कुछ समझा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसकी, ठीक है, क्योंकि आज इसको हम खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद दूसरी बात हमने देखी कि अगर पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई जो हमने बताया, दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको नॉर्थ साउथ पोल लगा दूं ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया, और हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बुलाया, बेटा आओ बेटा मेरे यहाँ, बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ गया। बेटा प्यार से बैठेगा कि मुंह फुला के बैठेगा? प्यार से बैठे। अरे भाई, डायमैग्नेटिक कहाँ प्यार से बैठेगा? डायमैग्नेटिक हमेशा हमारा अपोजिशन कर रहा है, तो प्यार से कैसे बैठेगा? हम तो कुछ टेक्निकल चीज बताएंगे, देखो देखो वाजपेयी स्टाइल मार रहा है देख क्या बता रहा है वो, क्योंकि उसका काम ही अपोज करना, तो ये इसके अंदर प्यार से नहीं बैठेगा, ये नॉर्थ के सामने कौन सा पोल क्रिएट करेगा? नॉर्थ के सामने नॉर्थ क्रिएट करेगा, साउथ के सामने साउथ क्रिएट करेगा। अब देखो, आप ये अपोज कर रहा नहीं कर रहा, रिपेल कर रहा नहीं कर रहा, तो इस प्रकार से ये रिपेल करता है, और मैग्नेटिक लाइन जो इसके अंदर से पास होती है उसको बाहर भगा देता है। इस प्रकार से लाइंस इसके बाहर से चली जाती। दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आ गई? समझ में आई बात? यानी ये हमेशा जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ भागने की कोशिश करता है। जैसे मान लिया हमने एक मैग्नेट ऐसे रखा और ये ऐसे रखा, नजदीक रखा, नजदीक, तो अब बताइए यहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा कि नहीं होगा? और यहां पर हमने कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, कौन सा? डायमैग्नेटिक, वो लिक्विड भी हो सकता है। तो जब यहां रखा तो वो किधर भागने की कोशिश करेगा? वो वीक की तरफ भागने की कोशिश करेगा, मतलब वो इधर भागेगा, इधर खाली कर देगा, अपने आप को कम कर देगा, इधर ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। तो यानी हमेशा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड तरफ भागने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से अगर मैं कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड ले लेता हूँ, लिक्विड भी होते हैं, डायमैग्नेटिक लिक्विड लेता हूँ इस यू शेप की ट्यूब में,
और इस लिक्विड को ऐसे भर लेता हूं, यहां पर भर लेता हूं और यहां मैग्नेटिक फील्ड लगा लेता हूं, तो ये डायमैग्नेटिक क्या करेंगे, ये अपने आप को यहां से हटाने की कोशिश करेंगे, ये लिक्विड नीचे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी समझ में सबको आ गई, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे इसके, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आते हैं इसकी ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला बताइए जरा। इन्फ्लुएंस कैसे हो जाता है? ससेप्टिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितनी जल्दी मैग्नेटाइज हो सकता है। कैपिटल M/H। M/H। कैपिटल M/H। कैपिटल M क्या होता है और H क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी को काई में बना रहा हूं, वो लोग साई बनाते हैं। कैपिटल M इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? The magnetic moment developed per unit volume। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। M अपान कैपिटल V, कैपिटल M होता है और H होता है Ni, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड वो सॉलिडाइड क्रिएट कर रहा है। मीडियम ने कम कर दिया बात की बात, कि हमने क्रिएट किया Ni, तो ये आपका काई M होता है। अब देखिए, जब डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। तकरीबन बिस्मथ के लिए लिखा है इन्होंने माइनस का 0.0015, ठीक है, यानी इसका जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी काई एम, वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होती है, लेस आर इक्वल टू 0 होती है, यानी ससेप्टिबिलिटी इसकी नेगेटिव होती है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जाने पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। बहुत बदतमीज है, ठीक है। दूसरी बात, इस टेम्परेचर के बढ़ाने पर जरा समझिएगा, अगर हम किसी मैग्नेट का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसके, ये इस टॉपिक को भूल जाइए। किसी मैग्नेट में क्या होता है, एटम्स का अलाइनमेंट होता है, एटम्स एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। समझ आ रही बात प्रज्ञा जी, तो हम बता रहे हैं भाई, एटम्स में क्या होता है कि एटम्स का अलाइनमेंट होता है मैग्नेट में। अगर मैं टेम्परेचर में बढ़ा दूं तो ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, और अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। अब यहां बताइए, यहां पर क्या होता है, यहां पर टेम्परेचर के बढ़ाने पर इसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जरा सावधानी समझिएगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में फेवरली मैग्नेटाइज हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी एक कोठरी में, जो आप कह रहे थे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन थे जिनका की ओरिएंटेशन अपोजिट था। पी ब्लॉक अगर मान लेते हैं तो पी में से 3 ब्लॉक होते हैं, इनका ओरिएंटेशन अपोजिट होता है, यही था ना? क्या टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये अपनी ब्लॉक को छोड़ के भाग जाएगा? क्या टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये अपना ब्लॉक छोड़ के भाग जाएगा? अपने ब्लॉक में ही रहेगा, अपना ओरिएंटेशन ही रहेगा, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर के चेंज करने से इसके मैग्नेटिक इफेक्ट में या मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ गई बात? यानी इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है, मैग्नेटाइज होने की जो इसकी क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, कह सकते हैं एबिलिटी होती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ गई सबको? बहुत ज्यादा अंदर मत जाइएगा, हल्का फुल्का बुक से पढ़ लेना, थोड़ा और नोट्स बना लेना, 4-5 प्रॉपर्टी पढ़ लेना, बस। समझ में आ गई बात सबको? हाँ नहीं बोलना, यस। क्या हाँ नहीं बोलना? यस सर बोले, हाँ नहीं बोलना, यस सर नहीं बोलेंगे। अब आते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते क्या है, पहली बात देखिए। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है वो या तो पेयरवाइज नहीं होता, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। समझ में आई बात? मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है या इलेक्ट्रॉन्स पेयर में नहीं होते। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा था डायमैग्नेटिक में कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर में थे,
तो नॉर्मल स्टेट में ये एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर में होंगे तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहते हैं और उनमें ऑलरेडी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बात समझ में आ गई? हाँ बोलते रहिए। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। भाई आप अकेले निकले बाहर, कहीं कहाँ चलते, कहना चाहे आओ चलो, आओ चलो, किससे कहेंगे आओ चलो, अकेले ही चलना है। इधर गए उधर घूम रहे, किसके साथ घूम रहे, किसके साथ नहीं घूम रहे, ऐसे घूम रहे, लेकिन सब इधर उधर रोटेट कर रहे हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हर डायरेक्शन में होता है। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे दिखाएंगे, देखिए ये करंट लूप, ये मूवमेंट, ये करंट लूप, ये मूवमेंट। समझ में आ रही बानी आ रही है? तो हमने एक छोटा सा लूप बनाएंगे ऐसे और ये मोमेंट दिखा दिया, छोटा सा लूप बनाएंगे 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 ये मोमेंट दिखा दिया, ये मोमेंट दिखा दिया, ये मोमेंट दिखा दिया, ये मोमेंट दिखा दिया, ये देखो ये देखो ये देखो। बस रुक जाओ, बहुत हो गए। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? देखिए ये एक दूसरे से कोई मतलब उसका नहीं है। कभी आप मार्केट में अकेले टहलने निकले तो आप देखेंगे बहुत लोग अकेले टहल रहे होते हैं, उनका आपस में कोई मतलब नहीं है, वे इधर उधर टहल रहे होते हैं। क्योंकि वो टहल रहे होते हैं। तो इसमें कोई भी एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि हर डायरेक्शन में इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए इस पूरे मेटल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। हैव यू गॉट इट? यस सर। और अभी इसमें कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में थे, दोनों की स्पिन अपोजिट थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर रहे थे। यानी डायमैग्नेटिक में नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। क्यों? क्योंकि पेयर वाइज इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, इधर उधर रोटेट कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हम मान लेते हैं और होता है। अच्छा, जब मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, यानी हमने कहीं भंडारा लगा दिया तो सब उधर चलना शुरू कर दिए, तो जितने भी एटम, अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक मोमेंट इधर लगा देता हूं तो जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो अपने आप को, या जितने भी एटम्स होंगे वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ये मालूम ये गोला क्यों बना रहे हैं, ये गोला, ये एरो क्यों बनाया जा रहा है? किताब में बनाया इसलिए, एक छोटा सा करंट लूप, ये मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये नहीं, ये जो सर्कल है करंट लूप है, या ऐसे समझ लो, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है। ये सभी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। यानी ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के अलांग फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, फीबली मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन हल्के होते हैं। अब आप कहेंगे ये बताइए श्रीमन, ये तो सब इलेक्ट्रॉन्स हो गए अलाइनमेंट, तो स्ट्रांगली होने चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, सही बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। इसको फीबली क्यों कहा गया? क्योंकि बुक में लिखा हुआ है फीबली, तो हम जो बुक में लिखा वही तो पढ़ेंगे। वीक होता है मैग्नेटिज्म। एक्चुअली में ये डिस्टर्ब बहुत जल्दी होते हैं। जैसे भंडारा खत्म, सब घुर्र करके दौड़ना शुरू कर दे, कहाँ जा रहे पता ही नहीं कहाँ जा रहे। भाई जैसे देखो पेयर वाइज होगी, भंडारा खत्म, अब अर्णव चले तो अर्णव के साथ अर्णव के पापा चले, मम्मी चली, बहन चली, भाई चली, एक ग्रुप एक साथ जा रहा है, नहीं जा रहा है, एक गाड़ी में एक साथ जा रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि सब अलग अलग थे, जैसे ही मैंने इसमें टेम्परेचर बढ़ाया ये सब एक साथ डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी एकदम से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। इसीलिए मैं फीबली वर्ड यूज कर रहा हूँ, नहीं समझे भाई? हमने ताकत लगा के थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सब अलाइन हो गए, अच्छी बात है, इजिली अलाइन हो गए। लेकिन जैसे हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे ही ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इसको फीबली मैग्नेटाइज कहा जाता है। समझ में आई बात? अब ये देखा गया कि टेम्परेचर के चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज होता है, ये मैडम क्यूरी ने कहा था। तो क्यूरी ने लॉ एक बनाया, अब वो क्यूरी लॉ यहाँ इस्तेमाल होगा, इसलिए पहले क्यूरी लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूरी लॉ, क्यूरी नहीं है, क्यूरी, क्यूरी है,
CURIE, क्यूरीज लॉ। आपने मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का नाम सुना होगा। Yes. इतनी पगलड़ थी कि कितने टन पिचलैंड से रेडियम निकाल रही थी, 2 mg रेडियम निकाले के स्किन कैंसर हो गया। अरे चुपचाप आराम से पैसा मिल He रहा was था। probably the first scientist to have won 2 Nobel Prizes. हाँ, एक तो उनको पिचलैंड, एक होता है पिचलैंड डामर की तरह से, डामर नहीं होता रोड पे बैठता है, वैसे ही होता है पिचलैंड। तो उसमें कितने टन, 30 टन पिचलैंड को प्योरीफाई करके उससे 2 मिलीग्राम रेडियम निकाला था। और रेडियम चूंकि रेडियो एक्टिव होता है और उसमें इतना अधिक डेवलपमेंट नहीं था, तो वो रेडियो एक्टिव रेज इनको इन्फेक्ट कर गई और इनको स्किन कैंसर हो गया था। ठीक है, तो He died because of her own invention. अब सभी लोग अपने इन्वेंशन की, एक्चुअली रेडियो एक्टिव था ना वो, ना जैसे एटम बम वगैरह होते हैं उसमें जो रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, उसमें रेडियो एक्टिव रेज से प्रोटेक्शन के लिए कोई इनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, तो उसी में ये कैंसर इनको हो गया था। देखिए क्यूरी ने क्या बताया, जरा समझिएगा, सावधान। हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट एम की। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा एच क्रिएट होगा उतना ज्यादा एम होगा कि नहीं होगा। एच पे आप ध्यान रखिए, एच क्या होता है। कोई भी सोलेनाइड जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसको कि एच कहते हैं, उतना ज्यादा उसके अंदर रखा हुआ सब्सटेंस मैग्नेटिक मोमेंट उसके अंदर आएगा नहीं आएगा, यानी एम प्रोपोर्शनेट एच होता है। ये पॉइंट समझ में आया। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आप जानते हैं टेम्परेचर के चेंज होने से एम की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बार बार डिस्टर्ब होते जाएंगे, तो एम प्रोपोर्शनेट 1/T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दोनों का रेशियो निकाला, एम प्रोपोर्शनेट H/T, तो m इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा C इंटू H/T। C को क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ी थ्योरी लिखिएगा क्यूरी लॉज में। देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द इंटेंसिटी, क्यूरीज लॉ में लिखिए, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M, the intensity of magnetization capital M of a paramagnetic material, of a paramagnetic material is directly proportional, is directly proportional to the magnetizing field intensity capital H, is directly proportional to the magnetic field intensity capital H। नीचे लिखिए M proportionate capital H, M proportionate capital H। इसको प्रैक्टिकली समझिएगा, ये क्या है। भाई सिंपल सी बात है, कोई सोलेनाइड जितना ज्यादा H क्रिएट करेगा उसमें रखा हुआ सब्सटेंस उतना ही ज्यादा उसमें M क्रिएट होगा। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? भाई किसी सोलेनाइड में जितना ज्यादा H क्रिएट होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उतना ज्यादा कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा। और मैग्नेटाइज होना मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होना, तो M प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है। नंबर 2 लिखिए, and it is inversely proportional, and it is inversely proportional to the absolute temperature, H proportionate 1/T, sorry M proportionate 1/T। दोनों को मिला दो, by equation 1 and 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। M proportionate H/T, M is equal to C/T। C is a constant called Curie's constant। C को क्यूरीज कांस्टेंट कहते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट। अर्नोन ने दिया होता तो अर्नोस कांस्टेंट, दिए नहीं फार्मूला। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं M/H इज इक्वल टू C/T ले सकते हैं। इसका नाम सुना है कभी आपने? ये क्या है? व्हाट इज दिस?
लोग पेज पलट रहे हैं, पीछे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? काय है। इसको भैया साई भी पढ़ते हैं, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। काय एम, या काय क्यों लिखो, काय एम बोला तो काय एम ही लिखो। काय एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी। जरा देखिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टिबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। डाई मैग्नेटिक में क्यों नहीं फर्क पड़ा था? क्योंकि डायमैग्नेटिक में एक ही घर के अंदर दो लोग एक दूसरे को लड़ाई वड़ाई कर रहे थे, इसलिए वो कोई फर्क नहीं डाल रहा था, वो अपना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहे थे। यहाँ क्या होता है, हर अलग अलग चल रहे हैं, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जब लगाया तो अलाइन हुए, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, समझ में आ गई बात। यानी कि किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, देखिए ये हमने कहा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर कोई हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, इन सभी मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास कराने की कोशिश करेगा, ऐसे पास कराएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत राजा बेटा है, तो इसमें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। फील्ड स्ट्रांग होता होगा, लेकिन इसमें फील्ड डिस्टर्ब बहुत जल्दी हो जाता है। जरा सा टेम्परेचर बढ़ाया, जरा सा इसको हीट किया, ये पूरे के पूरे एटम्स जो है वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए, नहीं इस प्रकार डिस्टर्ब हो जाते हैं, अलाइनमेंट इसका बिगड़ जाता है। और इसका जो काई होता है, इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक की, समझिएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी वैसे तो 0 से बड़ी होती है, लेकिन बहुत स्मॉल होती है, इसलिए लेस देन एक कांस्टेंट लिया एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आप इसको वो वाला ना मानिएगा, वो परमिबिलिटी वाला, परमिटिविटी वाला, यानी इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू, यानी इसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत 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 स्मॉल होती है, मतलब इसीलिए कहा गया कि फीवली मैग्नेटाइज होते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक समझ में आ गया, ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, तो बहुत ज्यादा आपको थ्योरी यहाँ नहीं पढ़नी है। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में एक डोमेन थ्योरी दी थी, जरा समझिएगा, ये नोट कर लिया, थ्योरी नोट्स बना लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वरना ये थ्योरी अगर आई तो आप लिखने में दिक्कत हो जाती है, पॉइंट्स याद नहीं रहते हैं। अर्णव साहब लिख जरूर लीजिएगा, भले बुक में लिखा हो, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आ गया। सभी एटम्स अलाइन होने के बाद भी वाजपेयी जी कह रहे वीक मैग्नेटिक फील्ड। वीक इसलिए कहते हैं ना कि भाई आप सब कुछ याद कर लिए, हमने जो बताया सब आता है, बिल्कुल वाह। कहना चाहो बताओ व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन, तो व्हाट इज एच, आता था, डिस्टर्ब हो गए, तो ये क्या होता है, इसी को वीक कहा जाता है। तो ये अलाइनमेंट तो बहुत जल्दी हो जाता है, समझ में आया? यस, हैव यू गॉट इट? यस, डन, यस, नोट्स, यस। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड है, बस ये गड़बड़ होता है, इसीलिए इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहा गया। अब जरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नाम से लग रहा है इसको लोहा इसमें आ रहा है, ऐसे ही होता है ना। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जरा समझिएगा, जब हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो वो वाले एटम्स, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर में नहीं थे, वे क्या कर रहे थे, वो सब इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, अपना अपना डाइपोल बना रहे थे, अपना अपना डाइपोल, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। तो पूरे एटम में या पूरे मेटल पीस के अंदर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हमने लिया, समझ में आई बात। अब यहां पर एक साइंटिस्ट थे मिस्टर वीज, WEISS, उन्होंने कहा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता क्या है। देखो सावधान, बोले इसमें क्या होता है, जो पेयर वाइज हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, उसमें पूरा एक 4-6 दोस्तों का एक झुंड है, वो अपना इधर मूव कर रहा है,
ये ऐसे चिल्ला रहा है, 4-6 अलग मूव कर रहा है, 4-6 अलग मूव कर रहा है, लेकिन मूव इधर उधर कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। तो उन्होंने कहा ये डोमेन थ्योरी थी कि किसी भी सब्सटेंस में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उनमें इस प्रकार के डोमेन होते हैं, ये डोमेन होते हैं, ये ऐसे डोमेन, ऐसे डोमेन मान लो, ऐसे डोमेन कुछ भी आप बना लो ऐसे, ये डोमेन है, अलग अलग चेम्बर्स है, समझ आ रही बात? तो इस चेम्बर में जितने भी एटम्स होंगे वो अलाइन होंगे, माने ये ऐसे हैं, सब सब ऐसे हैं, सब एक साथ ही वो कर रहे हैं ना, आओ टहलने चले, तो ये सब एक साथ जाएंगे, ये वाले सब अपने हिसाब से अलाइन है, ये लो आओ टहलने चले, ये वाले अपने आप अलाइनमेंट है, आओ टहलने चले, ये वाले अपने आप अलाइनमेंट है, आओ टहलने चले, ये वाले इधर अलाइनमेंट है, हो सकता है ये वाले सब ऐसे चल रहे हों, ये वाले हो सकता है सब ऐसे चल रहे हों, और ये वाले हो सकता है ऐसे चल रहे हैं। समझ में आई बात? इसको डोमेन कहा गया। क्या कहा गया? बोले हम क्यों बताएं, इसको क्या कहा गया? डोमेन। डोमेन मतलब एक ऐसा रेंज, ऐसा चेम्बर जिसके अंदर बहुत सारे आवारा लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो सब लाइक माइंडेड आवारा है। लाइक माइंडेड मतलब ये सब एक जैसा सोच रहे हैं, ये सब एक जैसा सोच रहे हैं, लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक डायपोल कैसे बनाते, देखो जरा, ये डायपोल इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, ये इधर बनाएगा, जो सबने बनाया, और ये मैग्नेटिक डायपोल इसी के अंदर रह जाएगा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। समझ में आई बात? ये पॉइंट। अब जरा देखिए, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मतलब डमरू बजाई, मदारी वाला आया, मदारी वाला आया, तो ये पूरे मदारी की तरफ चले, ये चले, ये चले, ये चले, ये नहीं चले, हो सकता है। यानी जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पूरा डोमेन उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होगा। मतलब जैसे मैंने इस तरीके से मान लिया, ये हमारा एटम्स था, अब जरा डोमेन कम कर देते हैं समझाने के लिए, इसके डोमेन हम कम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने इसके 4 डोमेन बना रहा हूं इस प्रकार से। हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो हमने देखा कि इसके ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया बी नॉट, तो इसका ये वाला जो डोमेन है, इसके एटम्स इधर चले, इसके एटम्स इधर चले, इसके एटम्स इधर चले, और इसके इधर उधर चल रहे हैं, अभी नहीं चल रहे हैं, तो ये मैग्नेटाइज हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और जब हमने और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किया तो ये एटम भी इधर चलना शुरू कर देंगे, इस प्रकार से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। समझ में आई बात ये वाली? यस और नो? यस सर। एक Yes, क्वेश्चन, sir. एक क्वेश्चन। अब आप Sir, am I कहेंगे allowed to note this? हाँ नोट करते रहिए, लेकिन थ्योरी बुक से पढ़िएगा, थ्योरी लिखवा रही है। अब आप कहेंगे भाई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी सब एटम्स अलाइन हुए थे, इसमें भी सब एटम्स अलाइन हुए हैं, तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? देखो ध्यान से, अगर मैं इसका टेम्परेचर चेंज करता हूं, डिस्टर्ब करता हूं, तो कोई एक डोमेन डिस्टर्ब होगा, मान ली ये डिस्टर्ब हो गया, लेकिन 3 डोमेन ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब हो गया, तो 2 डोमेन है, तो इतनी इजिली इसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं होता। समझ में आई बात? इसीलिए इसको कहा गया कि व्हेन इट पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा डोमेन मैग्नेटाइज हो जाता है, और इसको डिस्टर्ब करने पर एक साथ डीमैग्नेटाइज नहीं होता है, कोई एक चेंबर हो जाएगा, एक डोमेन हो जाएगा, या 2 हो जाएंगे, फिर भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। समझ में आ गई बात? और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत लार्ज होती है, तकरीबन 1000 के आसपास होती है, ग्रेटर देन 1000। ये डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप ले रहे हो। ये आपका फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ज्यादा इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, बस इतना ही हम बताएंगे। समझ में आ गई बात? ये तीनों सब्सटेंस के बारे में बुक से पढ़ लीजिएगा, इन सबकी ससेप्टिबिलिटी के बारे में,
मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बिहेवियर कैसे करते हैं और इसकी डोमेन थ्योरी का डायग्राम, और ज्यादा आपको इसके अंदर नहीं जाना। अब लिखिए हिस्टेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हिस्टेसिस रब कर दे इसको। Yes, sir. हिस्टेसिस पढ़ा है किसी ने? हिस्टेसिस, HYSTERESIS No, sir. पढ़ा है? हिस्टेसिस, जरा हिस्टेसिस का मतलब समझिएगा, सावधान। हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। जरा देखिए ध्यान से, हमने एक सब्सटेंस लिया और हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया H, और उसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसके अंदर, उसको मेजर किया। यानी H और B के बीच में हमने ग्राफ खींचा, H और B के बीच में ग्राफ खींचा। जरा फिर B को समझ लीजिएगा। हमने कहा था कि कोई भी जो सोलेनोइड होता है उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो वो सोलेनोइड कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, मिल रहा नहीं पूछा, कर रहा है, वो है Ni, वही है H। पॉइंट समझ में आ गया? अब जब ये Ni बाहर निकल के आता है तो वैक्यूम क्या करता है, उसको म्यू नॉट टाइम्स कर देता है। तो कोई भी मटेरियल अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये मैग्नेटिक लाइंस उस मटेरियल के अंदर से एंट्री मारेंगी और उस मटेरियल में इतना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देंगी। लेकिन उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स भी अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको कि हमने बताया था म्यू नॉट NIM। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड उसमें B होगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? वही ये B लिखा हुआ है, ठीक है? तो H और B के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। H का मतलब हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सोलेनोइड के द्वारा Ni, और वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो ये पहले समझ में आया। H और B क्या है? समझ में आई बात? अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी यहां भी है, केवल आपको ग्राफ को समझना है। सावधान, आपने H को किया 0, मतलब अभी कुछ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपने एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग बड़ी सी है, इतनी बड़ी सी, उसमें कोई करंट नहीं है, उसके अंदर एक लोहे का टुकड़ा रख दिया है। क्या लोहे का टुकड़ा मैग्नेटाइज हो जाएगा? अभी कोई करंट नहीं है, क्या मैग्नेटाइज हो जाएगा? नो सर। नहीं होगा। अब आपने हल्की सी करंट बढ़ाई, थोड़ा सा H बढ़ा, तो H ने क्या किया, उस मैग्नेटिक मटेरियल के 5-6 एटम्स को अलाइन किया, थोड़ा वो मैग्नेटाइज हुआ, और H को बढ़ाया, उसने 10 इलेक्ट्रॉन को कर दिया अलाइन, फिर 20 को कर दिया, 100 को कर दिया। तो जैसे जैसे H बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे M की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका ग्राफ जरा बढ़िया से बनाइएगा, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात? ये पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, अगर मैं मान लूं कि जो आपने मैग्नेटिक मटेरियल जिसको कि फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस रख रहे हो, उसमें 5000 एटम्स थे, तो जब 5000 एटम्स सब अलाइन हो जाएंगे, इसके बाद H बढ़ाने से क्या B की वैल्यू बढ़ेगी? No, sir. यानी कि यहां पहुंचने के बाद अब ये वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आप H का चाहे इतना बढ़ाओ, ये स्टेट मिलता जाएगा। इसको कहते हैं सेचुरेशन पॉइंट, ये सेचुरेशन कहलाता है। यहां तक आप पहुंच गए, ठीक? प्रज्ञा जी ठीक? यस सर। अब जरा सुनिएगा, अब मैं अभी कितने कितने एटम्स अलाइन हो चुके हैं? 1000 कर देते, 5000 ज्यादा लग रहे हैं।
कितने एटम्स अलाइन हो गए हैं? 1000। समझ में आ गया? 1000 एटम थे। अब चाहे जितना एच बढ़ाओ, चाहे जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करो, अब वो सब्सटेंस आगे मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है, अब वो उतना ही रहेगा, वो सैचुरेशन की कंडीशन होती है। अब जरा एच की वैल्यू, यानी यहां तक आप पहुंचे, ये सैचुरेशन वाला एच है, यानी ये आपका एच मैक्सिमम है। इससे ज्यादा एच प्लस में है, इससे ज्यादा एच बढ़ाने से अब भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 1000 एटम्स थे, सब अलाइन हो चुके हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एच की वैल्यू कम करनी शुरू की। जब मैं एच की वैल्यू कम करूंगा तो अब बताइए वो जो एटम्स थे जो अलाइन हो चुके थे, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? अगर एच की वैल्यू कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा। तो हमने कम करना शुरू किया, लेकिन मेरा ग्राफ देखा हमने, ये इस रास्ते से नहीं आया, यहां कहीं आ रहा है, वापस तो आ रहा है लेकिन यहां पे आया। हमने देखा, जरा इस लोकेशन को देखो, इस लोकेशन में एच की वैल्यू कितनी है? 0. एच बोले तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं इसको। एच को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, अप्लाइड। Yes, sir. और बी को उसके अंदर जो क्रिएट हुआ कह सकते हैं। Yes, अब sir. यहाँ पर एच की वैल्यू क्या हो गई है? 0। 0. अभी इसके एटम्स वापस लौट के नहीं आए, इतना इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है पहले से, Yes, sir. यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर रिटेन है, इसने रिटेन कर रखा है, अपने अंदर बचा के रखा हुआ है। इसी को कहते हैं रिटेंटिविटी। क्या कहते हैं? रिटेंटिविटी। इसको कहा जाता है रिटेंटिविटी। अब जरा देखिए ध्यान से, जैसे आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा, No, sir. हैं? यस सर, देखा है। यस देखा है ना? उसमें एक दया बहन है, अभी तो चेंज हो गई होंगे, हमको अब बहुत दिन से हमने देखा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हमने हटवा दिया सब। अब देखो, उसमें जब ये एच बढ़ता है, यानी कि ये गरबा बढ़ता है, तो सब गरबा करना शुरू कर देते हैं। अब ये यहाँ पर सब करने लगे। अब हमने क्या किया, गरबा को शांत किया, साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गरबा सबने शांत किया। लेकिन दया बहन भागती भागती कहीं और गरबा करने लगी, पकड़ के ला, इधर इधर इधर। मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के बाद भी वो गरबा कर रही है। ऐसा होता नहीं होता है? फिर इनको वापस लेके आना पड़ता है, आओ भैया आजा आजा। तो यानी कि इतना उनको वापस लेके आना पड़ेगा आपको। अब जरा चलो एग्जाम्पल से वापस आ जाते हैं, दया बहन से मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं। इसका मतलब जानते हो, यहां से यहां तक कितने एटम्स अलाइन हुए थे? यूं कहिए कि इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था, इधर ही अलाइनमेंट हो गया था, 1000 एटम्स हो गए थे। ठीक है, एच को इस डायरेक्शन में किया था और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो गए थे और 1000 एटम्स अलाइन हो गए थे। अब मैंने एच को 0 कर दिया, अभी भी उसके अंदर एटम्स हैं जो अलाइन है इसी डायरेक्शन में। मान लिया 50 एटम्स अभी अलाइन है, इनको वापस कैसे लाया जाए? तो हमको उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाऊंगा तो जितने एटम्स हैं वो किधर आना शुरू करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रही Yes, बात? sir. लेकिन पहले कौन वापस आएंगे? ये जो 50 उधर जा रहे थे, पहले ये वापस लौट के आवे। वापस जब लौट के आएंगे तब हम मान लेंगे कि अब ये न्यूट्रल हुआ। तो यानी इतना आपको निगेटिव करना पड़ेगा तब ये न्यूट्रल में आएंगे जाकर। ठीक है, Yes, sir. इसको कहा, इस वर्किंग को कहा जाता है कोवर्स करना। इसको रिवर्स में लाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? जरा समझिएगा। 100 लोग कहीं जा रहे हैं, टूर पे गए हैं और घूम रहे हैं कहीं पर, अब 75 लोग तो आगे बैठ गए, अब इधर जाना चाहते हैं, लेकिन अब इधर जाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो 25 को वापस लौटा के लाओ। तो पहले 25 आके यहाँ बैठे, तब मानेंगे पूरी टीम तैयार हो गई, तब इधर जाना शुरू करेंगे। अब ये जाके यहाँ पर आके आए हैं, अब इसके बाद ये इस डायरेक्शन में जाना शुरू करेंगे। इसको कहा जाता है कोअर्सिविटी। COERCIVT। ये क्या है? ओसी। यानी ये वो निगेटिव एच है जिसने वो जो एटम्स ऑलरेडी अलाइन थे एच के 0 होने के बावजूद भी, उनको निगेटिव डायरेक्शन में लाया गया। आपने कभी पेपर पिन देखी होगी, किसी एक डिब्बी में ऑफिस में रखी रहती है, ऑफिस में एक डिब्बी होती है, उसमें पेपर पिन लगी रहती है और डिब्बी के ऊपर मैग्नेट लगा रहता है।
उस मैग्नेट में लोहे की पिन चिपकी रहती है, देखा कभी आपने? अब देखो उस पिन को Yes, उठाइए sir. और पिन को उठा के उस लोहे की डिब्बी से बाहर कर दीजिए, लेकिन उस पिन के अंदर थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड रिटेन रहता है, वो रिटेंटिविटी है, ठीक है। अब जब निगेटिव एच लगाएंगे तब जाकर के ये जीरो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब एच को निगेटिव डायरेक्शन करना शुरू करो तो अब एटम्स इधर चलना शुरू करेंगे और ये कर्व ऐसे आना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1000 एटम्स पूरे इधर आ गए तो यहाँ पर सैचुरेशन आ गया, इसलिए मिनिमम एच है, एच मिनिमम या एच मैक्सिमम निगेटिव डायरेक्शन में। अब 1000 एटम्स इधर चलना शुरू करती है, जब 1000 आ गए फिर हमने एच की डायरेक्शन चेंज की, फिर ये इधर से आना शुरू हुआ, फिर ये यहाँ पहुंच गया। इस प्रकार से कर्व आपको मिलता है, इसको हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। समझ में आया? Yes, sir. प्रैक्टिकली समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? ये बताओ, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लॉस हो रहा है नहीं हो रहा है? भाई एक प्रैक्टिकली समझिएगा, हम चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाएं, 1000 एटम इधर गए, मैग्नेटिक फील्ड 0, 1000 एटम्स अपनी जगह पे आ गए। फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाएंगे, 1000 एटम्स इधर गए, मैग्नेटिक फील्ड 0, एटम्स अपनी जगह पे आ गए। लेकिन हो क्या रहा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया, 1000 एटम्स इधर गए, अब मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया, अब देखा कि 100 एटम्स अभी भी उधर भागे जा रहे हैं। तो इधर जाने के लिए पहले तो उनको पकड़ के लाना पड़ेगा, अरे जाओ भाई उनको उठा बुला के लाओ जाकर के, तो उनको स्कूटर से बुलाओ, किसी को बाइक पे भेजो करके, तब वो यहाँ इकट्ठा होंगे जाकर के, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो ये जो इसका एरिया होता है ना, ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है, इसको करता है एनर्जी लॉस, यानी एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस जो कर्व है वो एनर्जी लॉस को बताता है। एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व आपका एनर्जी को बताता है, एनर्जी लॉस को बताता है। अब देखिए, जब कोई आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हैं, मान लिया आप मिक्सी यूज कर रहे हैं, मिक्सी में क्या कॉन्सेप्ट होता है, मिक्सी में अंदर वाइंडिंग होती है, Yes, उसमें sir. करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने से उसमें Motor. मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मोटर चलती है, ठीक है। करंट ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हुआ, तो जब दोबारा आप उसको ऑन करोगे ना, तो पहले तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है वो 0 हो, इसके बाद वो चलना शुरू करेगी, तो वो एनर्जी लॉस होगी नहीं होगी? Yes, sir. तो गवर्नमेंट कहती है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने वाले कि आपको अपने इक्विपमेंट का एनर्जी लॉस जनता को बताना पड़ेगा। तो देखिए, अगर कोई आप जो सामान खरीदते हैं, अगर उसका वो लीजिए जो मैनुअल उसका होता है पूरा, उसमें हिस्टेरेसिस कर्व बना होता है, जो कर्व जितना पतला बना होगा ये समझ लीजिए उसमें एनर्जी लॉस कम होगी। मतलब कहीं अगर आप देखें, अगर स्टैंडर्ड कंपनी की कोई आपने मिक्सी खरीदी है या पंखा खरीदा है, तो पंखे का जो मैनुअल होगा वो ये हो सकता है कि आपको मैनुअल दिया नहीं जाता, और मैनुअल का मतलब पंखे का डिस्क्रिप्शन जो होता है। अब पंखे का डिस्क्रिप्शन दुकानदार के पास आता है, तो दुकानदार का डिस्क्रिप्शन पूरा आ गया, उसमें हिस्टेरेसिस कर्व बना होता है। अब अगर ये पतला कर्व है तो मान लीजिए इसका एरिया कम है, और इसके आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे ये जो चीजें हम लोग खाते वाते हैं, ये कुरकुरे पुरकुरे, तो वो जो चीज उसमें मिलाते हैं वो आपको अगर बता देंगे कि सुअर की चर्बी मिलाते हैं तो खाओ, बोला तो नहीं लिखते, वो क्या करेंगे 565 कोडिंग कर देते हैं, C565। आप अगर नेट पे उसको सर्च करो तो उसमें जानवर की चर्बी भी दिखाई पड़ेगी, वो कोडिंग कर देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, ये हिस्टेरेसिस कर्व बना देते हैं। उन्हें मालूम है कि 90% को तो एपी सर ने पढ़ाया नहीं, अब एपी वाजपेयी ने पढ़ाया नहीं तो उसको मालूम नहीं है, अभी आपको तो पढ़ा दिया है हमने। तो अब आप जब भी आपको इक्विपमेंट दो, अगर उससे कहोगे इसका हिस्टेरेसिस कर्व दो, कहेगा ऐसा करो पंखा लो घरे जाओ, हिस्टेरेसिस यहाँ नहीं बिकता है, हम हिस्टेरेसिस बेचते ही नहीं, हमने हिस्टेरेसिस की एजेंसी ही नहीं ले रखी है। तो वो समझेगा नहीं वो क्या चीज होती है। तो आप इस कर्व को देख लीजिएगा, अगर कर्व पतला है तो एनर्जी लॉस कम हो रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ये है 5th चैप्टर, 4th के न्यूमेरिकल हो गए, 4 है, sir. हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है? जी sir. और Yes. क्वेश्चन लगा के बैठिएगा। और 4th के न्यूमेरिकल होने के बाद हम किस चैप्टर में जाएंगे? 6th चैप्टर में। तब तक आप 5th के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? Yes, sir. एक Yes. रिक्वेस्ट सभी से,
ऑर्डर रिक्वेस्ट जो भी आप कहें उसको। एक्चुअली आप जानते हैं यूपी में स्कूल्स कॉलेजेस कल से खुल रहे हैं, मंडे से, और गवर्नमेंट ने कहा है कि 8 से 12 और 12:30 से 4:30। तो हम लोग सेटिंग करके आए कि भाई 1 बजे तक हम फ्री हो जाएं, पहले 9th 10th पढ़ाएंगे, फिर 11th 12th आएंगे। लेकिन अभी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, टीचर रुकेंगे, दे हैव टू स्टे एट 4:30। अब चूंकि कोरोना काल में खूब लेट करके गवर्नमेंट के पैसे से खाया है हम लोगों ने, तो मना तो कर नहीं सकते हैं। तो चूंकि ऑफलाइन भी क्लास देखनी होती है, तो हो सकता है आपके क्लास को 10 मिनट के आसपास रेस्ट शेड्यूल करें, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। मतलब 7:30 की बजाय 7:40 या 45 के बीच में हम ज्वाइन करेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी, ठीक है। Yes, sir. मतलब Yes. 7:30 करेंगे, लेकिन हम 10 मिनट हो सकता है लेट हो ज्वाइन करने में, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। No, Yes, sir. हाँ, एक्चुअली में नहीं, और कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि तुम लोग ज्वाइन करने के लिए हमको मुंह धोना पड़ता है। ऑफलाइन में मुंह नहीं धोना पड़ता है, मालूम है, मुंह ऐसा ही लगता है। इसमें मुंह एक्चुअली में रियल मुंह नहीं दिखाई पड़ता है, दिख रहा है रियल मुंह, दिख रहा होगा। खैर, ओके, गुड नाइट। Good Good night, night, sir. sir. Thank you, sir. एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। आपको भी झंडा फहराओ जाकर।